नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण क्लासेस में। आज हम मुग़ल बादशाह अकबर के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ पढ़ेंगे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर सन 1542 को अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ पे हुआ था। अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ पर अकबर का जन्म हुआ। अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इस अकबर ने सन 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक भारत पर शासन किया है। जैसा कि आपको पता है कि 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। अब हुमायूं की जब मृत्यु हुई थी उससे कुछ समय पहले की ही बात है कि हुमायूं बीमार था, यानी हुमायूं अंतिम क्षणों में चल रहा था। अब हुमायूं अंतिम क्षणों में चल रहा था तो बाबर की उम्र उस समय मात्र 13 वर्ष की थी, यानी 13 वर्ष के छुटंका खेलने की उम्र में शासक बन गया। उसको क्या पता, 13 वर्ष की उम्र की आयु के बालक को क्या पता होगा कि शासक किसे कहते हैं, दुख पीड़ा चुनौतियाँ क्या होती हैं। तो 13 वर्ष की आयु में अकबर क्या बना है, शासक बना। अब वो कैसे बना, जब हुमायूं अंतिम क्षणों में चल रहा था तो हुमायूं ने अपने पास एक व्यक्ति को बुलाया जो था बैराम खां। तो बैराम खां से बोला हुमायूं ने कि देखो, वैसे ही मेरी परेशानियां हैं, ऐसे तैसे करके तो मैंने मुग़ल शासक द्वारा स्थापित किया है, इसको आप बिगड़ने मत देना। आपके ही हाथ में कौन है, अकबर। और इसकी धाय माँ थी एक। पहले राजा महाराजाओं की जो महारानियाँ होती थीं, यानी रानियाँ होती थीं, उनको कहाँ बच्चे पालने की इतनी जिम्मेदारी थी, वो तो अपने छूट-पुट टुप-टॉप रहती थीं। तो अकबर को किसने पाला, तो अकबर को पाला उसकी धाय माँ महाअनगा ने। किसने पाला, धाय माँ महाअनगा ने। और जो युद्ध कला संरक्षण ये सब किससे ली, बैराम खां से। तो जब यह हुमायूं अंतिम क्षणों में चल रहा था, यानी मृत्यु की कगार पर था 1556 में, तो हुमायूं ने बोला ये घर पड़ा है, इसे अभी अपने साथ कहाँ ले जाओ, पंजाब अभियान पर ले जाओ। उस समय पंजाब में अभियान चल रहा था। अब अच्छा, इधर जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई तो दोस्तों कहा जाता है कि 26 दिन तक किसी को यह बताया नहीं था कि मुग़ल बादशाह हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है। 26 दिन तक। वो क्यों नहीं बताया, उसका भी एक कारण था। कारण ये था कि जब वो 13 वर्ष की आयु में, भाई एक तो मुग़ल काल वैसे अभी स्थापित हुआ, इतने ब्राह्मण काल, इतनी तपस्या करी, अब आकर के ऐसे तैसे करके मुग़ल काल स्थापित हुआ तो हुमायूं चल बस रहे हैं, है ना। तो कहानी न बिगड़ जाए इसलिए किसी से बताया ना कि शासक अब अगला कौन होगा, 13 वर्ष का बालक। अब 13 वर्ष के बालक की सुन करके तो और पास के जितने भी राजा होंगे सब भड़कने लगेंगे, ठीक है। तो उसी समय कहा जाता है कि आदिल शाह के नेतृत्व में, आदिल शाह ने अपने नेतृत्व में एक हेमू को दिल्ली और आगरा पर भेज दिया कि जाओ, अब हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है और बादशाह कौन है, मात्र 13 वर्ष का बालक अकबर है, उसको हराओ और एकदम दिल्ली पे शासन कर लो। तो हुमायूं ने किस पर शासन कर लिया, दिल्ली पर। अच्छा, इधर बैराम खां अकबर को लेकर गुरदासपुर पहुंच गए। तो गुरदासपुर के कालानौर में पता चली कि हुमायूं तो भैया चल बसे। अब चल बसे तो बैराम खां ने क्या करा, जल्दी वहीं पे एक सिंहासन लगवा कर गए और अकबर का राज्याभिषेक करा दिया। तो प्रश्न आए कि 13 वर्ष की आयु में पंजाब के गुरदासपुर के कालानौर में किसका राज्याभिषेक हुआ है, तो मुग़ल बादशाह अकबर का, ठीक है, मुग़ल बादशाह अकबर का। इधर दिल्ली पे आक्रमण किसने कर दिया, हेमू ने। हेमू कौन था, हेमू अंतिम हिंदू शासक बताया जाता है, जिस पर की उपाधि थी विक्रमादित्य की। किसकी उपाधि थी, विक्रमादित्य की। अच्छा, जब गुरदासपुर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ उसके बाद बैराम खां को पता चला कि भाई ऐसे करके हेमू ने क्या करा, हेमू ने दिल्ली पर शासन कर लिया है। तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध। किस किस के बीच में हुआ, हेमू और अकबर के बीच में। अब
हेमू तो सुगल सोच रहा है हमसे ताकतवर तो कोई ना, ये 13 साल का वाला, हम तो नहीं हिला देंगे इसे, ऐसे ही ये तो बस कुछ ना। इधर अकबर, लेकिन अकबर के साथ में संरक्षण कौन कर रहा था? बैराम खां। दोस्तों यहाँ पर अकबर की विजय हुई। अकबर की विजय क्यों हुई? इसका जीवन कहा जाता है, अगर ये हम अपने जीवन में भी देखें, अगर हमारे जीवन में हमारे अच्छे गुरु मिल जाएं, अच्छी दोस्त मिल जाएं, अच्छे संरक्षण वाले मिल जाएं, तो हम कठिन से कठिन परीक्षाओं को भी, कठिन से कठिन चुनौतियों को भी बहुत आसानी के साथ जीत सकते हैं, उनसे पार हो सकते हैं। जैसा कि अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने जीवन का पहला युद्ध, पानीपत का सेकंड युद्ध जीता। किसके संग में? बैराम खां के। 1556 से 1560 तक का जो शासन काल था वो बैराम खां के संरक्षण में करा। किसके संरक्षण में करा? बैराम खां के संरक्षण में किया। अच्छा, 1560 से लेकर के इधर बैराम खां के साथ संरक्षण था। अकबर बैराम खां की ज़्यादा मानता था, भाई पिता उसके थे नहीं, और बैराम खां ने क्या करा? युद्ध जितवाया। सब युद्ध कला नीति जितनी भी थी वो कौन जानता था? बैराम खां जानता था। और धायमा कौन थी? अकबर की धायमा थी महाअंगा। तो महाअंगा को क्या लगता था? ये तो मेरी बात मानते ही ना बिल्कुल, क्यों ना इस पर मैं अपना हक जताऊँ और कैसे भी करके इसको फंसा करके मैं अपना शासन करूँ और बैराम खां को हटवा दूँ। तो कहा जाता है 1560 से लेकर के 1562 तक। अब वैसे तो अकबर बैराम खां की बात मानते ही मानता था, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो बैराम खां को ना माने। तो महाअंगा में एक चालाकी चलाई। कहा जाता है महाअंगा बहुत ज़्यादा चालाक महिला थी। उसने क्या करा? उसने औरतों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा क्या करा? ये तो कम उम्र का एकदम छोरा है, इसको तो एकदम कैसे भी करके घेर घार लो और शासन कौन करवा ले? शासन मैं कर लूँगी। ठीक, तो 1560 से लेकर के 1562 तक अकबर महाअनगा के जाल में फंस चुका था। ठीक, किसके द्वारा? महिलाओं के, औरतों के द्वारा। तो 1560 से लेकर के 1562 के काल को पर्दा शासन कहा जाता है। कौन सा काल कहा जाता है? पर्दा शासन काल, या फिर पेटीकोट सरकार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों किसके नाम से? पेटीकोट सरकार। 1560 से लेकर के 1562 ऐसे तैसे करके अब भाई अकबर को लगने लगा भाई अब मुझे क्या करना चाहिए? बैराम खां भी हट गया, अब बहुत विवाह करो यार, कोई घर बर बसाओ, हम उम्र हो चुकी है बतेरी। तो सन 1561 और 1562 में आमेर के राजा भारमल, जो कच्छवाहा वंश के राजा थे, किसके? कच्छवाहा वंश के भारमल, जिनकी पुत्री का नाम था हरकाबाई। क्या? हरकाबाई, जिसको इतिहास में मरियम या उजमानी के नाम से भी जाना जाता है। मरियम या उजमानी के नाम से भी जाना जाता है। तो 1561-62 में अकबर ने हरकाबाई के साथ विवाह किया। क्या किया? विवाह किया। अब दोस्तों कहा यह जाता है कि जब इनका विवाह हुआ, विवाह के कुछ समय बाद इसने कुछ बड़ी बड़ी घोषणाएं करी। चूँकि हरकाबाई जो थी वो हिंदू थी, अकबर कौन था? अकबर मुस्लिम था। तो उसको मनाने के लिए, उसको खुश रखने के लिए इसने कुछ प्रमुख घोषणाएं करी। वो कौन कौन सी घोषणाएं करी? वो हिंदुओं के कुछ पक्ष में करी। जैसे 1562 में, दोस्तों यहाँ से याद रखना, 1561-62 में के बीच विवाह हुआ और सन 1562 में ही दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया इसने। किस पर? दास प्रथा पर प्रतिबंध। जो कि दास रखे जाते थे, अकबर ने कह दिया आज से कोई दास नहीं रखेगा। ठीक, दास प्रथा पर प्रतिबंध। और 1563 में इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। कौन सी? सती प्रथा पर प्रतिबंध। और दूसरा, जो गैर मुस्लिम होने का कर जाता था, जजिया कर, उसको भी इसने समाप्त कर दिया। और 1564 में तीर्थ कर यात्रा भी समाप्त किया। जो तीर्थ यात्रा पर जाते थे ना, उसका पहले हमें कर देना पड़ता था, तो वो 1564 में तीर्थ कर यात्रा भी समाप्त कर दिया। उसके बाद बहुत कुशल मंगल तरीके से वैवाहिक जीवन चल रहा है। तो सन 1569 में सलीम का जन्म हो गया। कहा जाता है कि अकबर के गुरु थे शेख सलीम चिश्ती, फतेहपुर सीकरी के
शेख सलीम चिश्ती, उनके आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ। जिन सलीम को बचपन में प्यार से शेखू बाबा के नाम से भी कहा जाता था, पुकारा जाता था। शेखू बाबा के नाम से भी पुकारा जाता था। जैसे कि 1569 में शेखू बाबा यानी सलीम का जन्म होता है। उसके बाद सन 1572 में अकबर गुजरात अभियान पर जाता है। गुजरात अभियान पर जहाँ इसे विजय मिलती है, मज़ा आ जाता है इसको, विजय जीत का आहा। और जीतने के बाद क्या करता है ये, उसी समुद्र के किनारे दर्शन करता है, यानी समुद्र दर्शन करता है। और समुद्र दर्शन करने पर इसे बड़ा आनंद आता है और ये कहता है यही जीत की खुशी में कुछ ना कुछ करा जाए, ये जगह तो बड़ी मस्त है। तो सन 1572 में गुजरात अभियान पर विजय पाने के बाद फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर अकबर बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करता है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करता है और कहा जाता है कि यहीं पे इसकी पुर्तगालियों से मुलाकात होती है। ठीक, उसके बाद इसको तो वो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी इतनी बढ़िया लगती है कि ये राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित कर देता है। यानी राजधानी क्या बनाई, फतेहपुर सीकरी बनाई। और फतेहपुर सीकरी में इसने कुछ चीज़ों का निर्माण भी किया। वो कौन कौन सी थी दोस्तों, तो इबादत खाना, पंचमहल बनवाया और अपनी बीवी के स्थान यानी अपनी पत्नी के लिए एक मरियम महल, मरियम नाम था ना, या जोधाबाई महल भी कहते हैं उसे, तो मरियम महल। या फिर प्रश्न पूछे जोधाबाई महल किसने बनवाया, तो अकबर ने बनवाया। और सलीम चिश्ती का मकबरा भी बनवाया। इसने अपने शासनकाल में 3 किलों का निर्माण करा है। कितने किलों का, 3 किलों का, जो कि प्रसिद्ध हैं, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। ठीक, और इसके द्वारा कुछ प्रमुख प्रथाएं थीं जो चलाई गई। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कुछ ऐसी प्रथाएं थी जो इसने बंद करी। और अब भाईचारे को बढ़ाने के लिए, देश में प्रेम रखने के लिए इसने कुछ प्रथाओं को अपनी ओर से चलाया भी। तो वो कौन कौन सी प्रथाएं थी, मनसबदारी की प्रथा, ये कहाँ से ली इसने, तो ये मंगोलिया से ली। मनसबदारी की प्रथा, इसने मजहर की घोषणा की। मजहर की घोषणा मतलब कि हम अपने धार्मिक फैसले स्वयं ले सकते हैं, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। तो यानी इसने मजहर की घोषणा की। सुलह कुल की नीति बनाई। सुलह कुल की नीति का मतलब है अगर झगड़ा हो जाता है तो यानी भाईचारे की नीति, भाईचारा यानी प्रेम पूर्वक भाईचारे की नीति। इसने झरोखा दर्शन चालू किए, यानी राजा महाराजा आएंगे और ऐसे करके दर्शन देंगे जनता को और सिक्के मोहरें बरसाएंगे, झरोखा दर्शन। इसने तुलादान प्रथा चालू कराई और सिजदा व पाईपोस की परंपरा भी चालू कराई। उसके बाद जो विश्व प्रसिद्ध या फिर प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट 1576 में होने वाला हल्दी घाटी का युद्ध, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध के लिए हम पार्ट 2 में पढ़ाएंगे, तो इसलिए पार्ट 2 का इंतज़ार करें। यहाँ तक की जानकारी के लिए अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर तरीके से लिखें और उसको पढ़ें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यहाँ से 1 डे लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, टेट हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी SSSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस हो या किसी भी राज्य का कोई भी कर्मचारी चयन आयोग का परीक्षा हो, रेलवे का हो, अगर जीएस के पोर्शन से हिस्ट्री में से बाहर नहीं जाएगा यदि आप हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सभी वीडियो के नोट्स एक एक करके बनाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।